अस्सलामु अलैकुम। शुक्रिया, मगर मुझे साड़ी बांधना बिल्कुल नहीं आता। सोबिया इसके लिए तोहफा लाई थी जिसे इसने मुस्कुराते हुए कबूल तो कर लिया, मगर अगले ही लम्हे बड़ी बेचारगी से बोली, कोई बात नहीं, मोहिब भाई सेट कर देंगे। वो शरारती अंदाज में एक आंख दबाकर गोया हुई, नहीं, इसे लगेगा कि मैं इसके सामने खुद को पेश कर रही हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। तो अपने शोहर के सामने पेश होने में क्या बुराई होती है? वो शोहर है तुम्हारा, तुम्हें इल्म है अगर तुम इस नियत से बनाओ संगार करती हो कि अल्लाह पाक की रजा के लिए अपने शोहर का दिल खुश करोगी, तो तुम्हें इस अमल का भी सवाब मिलेगा। नज, इतनी अना क्यों ला रही हो? अपने और इनके दरमियान थोड़ा झुक जाओ यार। वो इसे समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। क्यों, मैं ही क्यों झुकूं? जबरदस्ती निकाह उसने किया है मुझसे, मैंने तो नहीं किया। वो इतराजन बोली थी, क्योंकि तुम एक औरत हो, एक अक्लमंद औरत, पहले खुद झुकती है, फिर जिंदगी भर मर्द के दिल को अपने आगे झुका लेती है। तुम्हें भी तो यही करना है। अना सिर्फ बेवकूफी होती है। याद रखना, इसी दरख्त पर फल लगता है जो झुका हुआ हो, ना कि तने हुए में। बात अना की नहीं है, बात इस्ते नफ्स की है। मुझे अपना आप बेहया लगता है। इस तरह मैं रोजाना इसके लिए इतना तैयार होती हूँ, ऐसा लगता है इसे अपना आप पेश करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये सब करना। मुझे लगता है मैं बड़ी अम्मी के कहे जुमलों को सच साबित कर रही हूँ। मैं दिल लुभाने की कोशिश कर रही हूँ उसका, जैसे तवाइफे करती हैं। वो तेजी से एहतजाजन गोया हुई थी। आखिरी जुमला इसने रोहानसा लहजे में अदा किया था। उस लड़की के दिल पर लिखे हुए थे मुबशरा बेगम के ताने तशने। कहीं ना कहीं वो डरती थी इस तवाइफ के लफ्ज से। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी इसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करे। उफ, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, वो हस्बैंड है तुम्हारे। ये शर्मो हया, ये लिहाज, ये सब अच्छी चीजें हैं, मगर जब शोहर हाथ से निकल जाएगा तो क्या इन सब का अचार डालोगी बैठकर? क्यों पलवशा को थाल में सजाकर अपना शोहर पेश करने में लगी पड़ी हो? अकल के नाखून लो यार, और अम्मी की बात तो रहने ही दो। वो कब चाहती हैं कि तुम्हारा घर बसे? दुनिया की हर औरत अपने मर्द का दिल लुभाने के लिए तैयार होती है, सजती सवरती है। यहाँ तक कि मैं भी इन्हीं औरतों में से हूँ। तो क्या तुम्हारे नजदीक वो सब औरतें तवाइफी होती हैं? इसके सवाल ने तो नजमा को बिल्कुल लाजवाब कर दिया था। नहीं ना, इसने नरमी से पूछते ही नजमा ने इसकी बात की ताईद की। अम्मी की कड़वी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। वो दिमाग से खेल रही हैं तुम्हारे। वो मोहिब भाई को तुमसे दूर नहीं रख सकती, इसलिए तुम्हें दूर कर रही हैं। मोहिब भाई के सामने खुद को पेश करने से तुम कमतर नहीं हो जाओगी, और ना ही तुम्हारी इस्ते नफ्स मजरूह होगी, और ना ही कोई तुम्हें तवाइफ समझेगा। तुम्हारा हक है मोहिब भाई पर। तुम उनकी बीवी हो, कोई माने या ना माने। पलवशा अभी इनकी कुछ भी तो नहीं लगती। जो हो तुम ही हो, और अगर चाहती हो तुम हीरो हो तो हल्का सा झुककर इनके दिल को हमेशा के लिए अपने आगे झुका लो। और अगर इसने भी अपनी माँ की तरह मुझे तवाइफ गुमान किया, तो मेरा मजाक उड़ाया, तो वो डर जो नजमा के दिल को घेरे हुए थे कि मुकाबिल की बात हमारे किसी अमल से ठीक साबित न हो जाए, और ऐसा ही डर उस लड़की के दिल को घेरे हुए था। वो नहीं चाहती थी कि मुबशरा बेगम के बोले हुए दिल खराश ताने मोहिब को सच्चे लगने लगे, और वो उसे कमतरी की निगाहों से देखने लगे। नज, तुम बहुत ज्यादा मनफी सोचे रखती हो, वो टोकने वाले अंदाज में बोली। अपना ये फालतू का डर निकाल दो। और अभी वो बोल ही रही थी कि पास रखा सेल रिंग हुआ। इसने उठाकर देखा तो जाजा का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था।
नज, ज्यादा नीचे मेरा वेट कर रहे हैं, मैं चलती हूँ। ओके, तुम मेकअप कर लेना पहले, फिर साड़ी मोहिब बाई के सामने पहनने की कोशिश करना, देखना वो खुद मदद कर देंगे तुम्हारी। वो सर पकड़कर खड़ी होते हुए इसे हदायत देकर जाने लगी थी। और हाँ, मेकअप थोड़ा डार्क करना। वह दरवाजे पर पहुंचकर कुछ याद आने पर रुकी, फिर पलटकर इसकी जानिब देखकर बड़े शौक अंदाज में कहा, जिस पर नजमा फकत असबात में सर हिलाने लगी थी। मोहिब कमरे में थका हारा दाखिल हुआ। आज का दिन इसका बहुत बिजी गुजरा था। अपना कोट बेड पर फेंककर टाई ढीली करते हुए जैसे ही निगाह सामने की जानिब उठाई तो निगाहें वापस पलटना भूल गई थी। वो हसीन दिलरुबा आईने के सामने खड़ी ब्लैक रंग की शनील की साड़ी, जिस पर गोल्डन काम मजीद जान डाल रहा था, जेब तन करती हुई नजर आई। तुम कब आए और कमरे में दाखिल होने से पहले नॉक करते हैं? इतनी भी तमीज नहीं तुम्हें? वह लड़की अचानक से इसे अपने सामने खड़ा देखकर गड़बड़ाकर साड़ी का पल्लू खुद पर लपेटने लगी थी। ये मेरा कमरा है मिसेस मोहिब असलाल मलक, और अपने कमरे में आने के लिए मुझे नॉक करने की कतन भी जरूरत नहीं। वो खासा जताते हुए इसे याद दहानी कराने लगा। शायद आप भूल रहे हैं मोहिब असलाल मलक, ये मेरा भी कमरा है। अब मुझे साड़ी पहननी है, इसलिए प्लीज आप दूसरे पोर्शन में चले जाओ। वो अकड़ कर जवाबदा हुई, साथ साथ आखिरी जुमला जरा इल्तिजाई अंदाज में कहा। ये पहली बार था जब इसने मोहिब के कमरे को अपना कमरा कहकर हक जताया था। तो पहन लो, वैसे भी कौन तुम्हें देख रहा है? वो लापरवाही से मुंह बसूरते हुए कहकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। नजमा को गुमान हुआ जैसे इसके नजदीक वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। मोहिब अजलाल मलक का कहा जुमला इसे अपनी खूबसूरती की तौहीन मालूम हुआ था। जब वो वापस आया फ्रेश होकर तो इस लड़की को साड़ी में ही उलझा हुआ पाया। कैसी पहनते हैं ये? वो झुंझलाते हुए साड़ी का पल्लू खुद पर थान की तरह लपेटते हुए बोली, साथ साथ ही वो किन अखियों से उस खूबरू नौजवान को ही तक रही थी, इस उम्मीद पर कि वो मदद करने आएगा। मोहिब बेड पर आराम से बैठकर अपना सेल चलाने लगा था, जबकि आंखों के किनारे नजमा की हसीन वजूद पर ही टिके हुए थे। बहुत देर तक वो बेचारी साड़ी में उलझती रही। ये जलाद नहीं आने वाला, ख्वामखा ही अपना वक्त जाया कर रही हूँ, वो दिल ही दिल में कुर्ते हुए खुद कलामी करने लगी थी। उफ, क्या बला है ये, मेरे बस की बात नहीं ये साड़ी पहनना। वो खासा चिढ़ते हुए अलानिया कहकर आखिरी कोशिश कर रही थी कि वो सितमगर इसकी जानिब मतवज्जा हुआ और मदद करने आते उसे ना आता देख हार मानते हुए साड़ी उतारने लगी। वेट, उसे तरस आ गया था इस लड़की की हालत पर। आहिस्तगी से कहकर सेल हाथ में लिए इसकी जानिब आया। ये पकड़ो। अपना सेल इसे पकड़ाकर इसकी साड़ी को सेट करने लगा। मोहिब अजलाल मलक की नजदीकी के सबब वो बुत बनी सीधी खड़ी थी। एक दो लम्हों के लिए मोहिब को लगा जैसे वो सांस तक रोके हुए हो। पिन दो। इसने नीचे की साड़ी बड़ी खूबसूरती से सेट कर दी थी, अब ऊपर के हिस्से की शोल्डर पर सेट कर रहा था। मोहिब की परफ्यूम की महक ने जैसे इसे अपने हसार में जकड़ लिया था। वो बहुत लाइट खुशबू इस्तेमाल करता था, मगर वो खुशबू काफी अट्रैक्टिव होती। नजमा की नजरें तो इस खूबरू नौजवान के हसीन चेहरे पर ही टिकी हुई थी। इसकी सांसों की गर्मी नजमा अपने आगे के शोल्डर पर महसूस कर रही थी। शुक्रिया। वो सेट करके जैसे ही एक कदम दूर हटा, नजमा ने शर्मगी से आहिस्तगी से शुक्रिया अदा किया। उस वजह मर्द की नजदीकी नजमा को बहुत नर्वस कर रही थी। मोहिब, ये खोखला सा शुक्रिया मुझे समझ में नहीं आता। अगर शुक्रिया अदा करना ही है तो कम से कम ऐसा कुछ करो जिससे मुझे खुशी हासिल हो। वो जुमैनी अंदाज में इसके बालों को कान के पीछे करते हुए बड़ी शौक निगाहों से इसके हसीनो वजूद को तकते हुए गोया हुआ। नजमा को खौफजदा करने के लिए मोहिब अजलाल मलक की सिर्फ शौक निगाहें ही काफी होती थी। वो तेजी से एक कदम पीछे हटी।
मैं चेंज करके आती हूँ। इसने बड़े दिल से साड़ी पहनी थी, मगर मुहिब अजलाल मलक की निगाहों को बदलता देख इसे चेंज कर लेना ही बेहतर लगा। आहा, इतनी जल्दी क्यों? मैंने तो अभी ठीक तरह से तुमको देखा भी नहीं है। वो ये कहकर मुड़ने ही लगी थी कि मुहिब अजलाल मलक ने हाथ को पकड़कर रोकते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले ही किसी ने कहा था मुझे कौन देखेगा। वो तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए छोटी आंखें करते हुए इसी का कहा जुमला इसी के खिलाफ इस्तेमाल करने लगी। मैंने कहा था मुझे तो याद नहीं। वो दुनिया जहां की मासूमियत चेहरे पर तारी किए कंधे ला इल्मी में उचकाते हुए मुस्कुराते हुए जवाबदा हुआ। नजमा खूब वाकिफ थी वो अदाकारी कर रहा है बोलने की, मगर मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है। वो दोनों हाथ फोल्ड कर बड़न से बोली, फिर तो तुम्हें ये भी याद होगा कि हमारे दरमियान न्यूयॉर्क के जाने से कबल एक रोमांटिक पार्टी की डील हुई थी। मुहिब अजलाल मलक के खूबसूरत चेहरे पर शरारती सी मुस्कान रक्सा थी। इस हसीन लड़की की सियाह नशीली आंखों में झांकते हुए शोखी से याद दिलाने वाले अंदाज में गोया हुआ, जिसे सुनते ही खौफ के मारे नजमा की आंखें बड़ी बड़ी हुई। साथ साथ वो अपने नीचे के होंठों को डर के मारे चबाने लगी। वो नहीं जानती थी कि इसका ये छोटा सा अमल मुहिब को बहकाने के लिए काफी था। वो लड़की उस लम्हे उसे कातिलाना हसीना लगी। सच बताना, किसके कहने पर मुझे सड्यूस कर रही हो? वो बच्चा तो नहीं था जो समझ ना पाता कि क्या करने की कोशिश की जा रही है। वो उसकी ठोड़ी को नरमी से पकड़कर हल्का ऊंचा कर अपनी आंखों से आंखें मिलाने पर मजबूर करते हुए बड़े तफशीशी अंदाज में एक आईब्रो उचकाकर इससे इस्तफसार करने लगा। क्या मतलब? वो समझकर भी न समझ बन रही थी। इसकी कुर्बत, फिर गहरी बोलती हुई नजरें, सित में आला अपनी शार्प आंखों में देखने पर मजबूर करना। वो घबरा कर अटक कर बोली, इतनी बोली ना बनो नज, तुम जानती हो मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ। वो क्या बताती कि सोबिया के कहने पर वो ये सब कर रही है। वो नहीं चाहती थी कि सोबिया को इसकी मदद करना महंगा पड़े। अगर ये सब तुम्हारी माँ सिखा रही है, इसका इतना कहना ही था कि नजमा को गुमान हुआ कि वो इसकी माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मगर इस सितमगर का कहा अगला जुमला इसकी तवक्का के बिल्कुल बरखिलाफ था। तो इनको मेरा शुक्रिया अदा करना। वो मुस्कुराते हुए कहकर इसके गाल को नरमी से चूमने लगा। वो हर वक्त रोना धोना करने वाली, उजड़े हुए बाल रखने वाली, सुर्ख आंखें, गंदे और मैले कपड़ों को जेबतन करने वाली अचानक ही बनाव संगार करने लगी थी। जब भी वो कमरे में दाखिल होता तो दूसरे पोर्शन में एलसीडी के सामने बैठे फिल्म देखने की बजाय इसे अब आईने के सामने खुद को संवारता हुआ पाता। इतना बड़ा बदलाव वो कैसे महसूस न करता? वो खूब इल्म रखता था ये बदलाव इसकी जंगली श्रेणी में किसी के कहने के सबब आए थे। जरूर कोई ट्रेनिंग दे रहा था इसे। मोम का इन सब से कोई ताल्लुक नहीं। वो आहिस्तगी से गोया हुई। तो फिर कौन है तुम्हारा उस्ताद? वो तफशीशी अंदाज में इसके गाल को नरमी से सहलाते हुए इस्तफसार कर रहा था। क्यों, मैं खुद नहीं कर सकती? नहीं, क्योंकि मैं बखूबी वाकिफ हूँ ये जहानत तुम्हारी हो ही नहीं सकती। तुम इतनी ही ज़हीन होती तो ये काला जिन्ना बैठा होता तुम्हारी नाक पर अभी। वो इसके चश्मा को आंखों से उतारते हुए खासा जताते हुए गोया हुआ। इसने चश्मा शोकेस पर रखा, फिर नजमा की जानिब मुस्कुराते हुए गहरी बोलती नजरों से इसे देखने लगा। ऐसे क्यों देख रहे हो? बहुत देर तक वो बगैर कुछ कहे बस खड़ा इसे देखता रहा, जिससे वो नर्वस होकर पूछने पर मजबूर हुई, क्यों, मैं देख नहीं सकता तुम्हें? वो रोबदार अंदाज में इसकी सियाह नशीली आंखों में झांकते हुए इस्तफसार करने लगा। वो बहुत कम गो था, कभी भी किसी से बात में पहल नहीं करता था, मगर नजमा के मामले में इसका अंदाज बिल्कुल बरअक्स था। न सिर्फ हमेशा वो पहल करता बल्कि हतल मकान
इसे बातों में अपने साथ उलझाकर भी रखता। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा मेरा देखना? इसने मुहीब के सवाल पर तेजी से अपनी आंखें चुरा ली, जिस पर वो इसकी जुल्फों में अपना हाथ उलझाकर बड़े तजस्सुस से पूछने लगा। इसकी शार्प निगाहें नजमा के चेहरे के पल पल के तासुरात पल रही थी। हाँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हारा देखना। जब तुम मुझे देखते हो तो मेरा दिल चाहता है मैं खुद को आग लगा दूं। इसके सवाल का जवाब वो चाहकर भी मुंह से अदा नहीं कर सकती थी, इसीलिए खामोशी से होंठ भींच लिए। तुम ही तो कहते हो किसे फर्क पड़ता है मेरे चाहने या न चाहने से? वो अभी इसकी नीली समंदर जैसी आंखों में देखते हुए बोल ही रही थी कि इस वजीह मर्द ने अपनी शहादत की उंगली से इसके लब्बों पर उंगली रखी। मुहीब वाकिफ था कि मजीद बातें की तो लड़ाई शुरू हो जाएगी और वह लड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। इसकी उंगली रखते ही नजमा की ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। अगले ही लम्हे मुहीब ने इसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। वो सो चुकी थी, मगर मुहीब अजलाल मलक की आंखों में नींद दूर दूर तक न थी। एक रंज था जो इसके दिल को घेरे हुए था। वो लड़की मिलकर भी नहीं मिल रही थी इसे। वो जिस्म पर तो काबिज हो सकता था, इसे पास सकता था जब दिल चाहे, मगर रूह पर काबिज होना तो मुमकिन न था इसके लिए। जबर तो सिर्फ जिस्म पर हो सकता है, रूह पर नहीं। हवस जिस्म से पूरी हो सकती है, तलब भी जिस्म से पूरी हो सकती है, मगर मोहब्बत नहीं हो सकती। मोहब्बत सिर्फ जिस्म नहीं मांगती, मोहब्बत अवज में मोहब्बत की तलब करती है। वो लड़की एक मुर्दा जिस्म की मानिद मिलती है इसे, जो पहले तो इसकी तलब को भर देता था, मगर अब नहीं, क्योंकि अब वो रूह का तलबगार हो गया था। वो इसे अब सुकून की बजाय अजियत दे रही थी। वो पहली बार खुद को बेबस पा रहा था। अपने बराबर में लेटी हुई इस हसीन लड़की के चेहरे को वो तकने लगा, जो इसके दिल में आग लगाकर बड़े आराम से सो रही थी। वो नहीं जानता था कब तक इसके हसीन वजूद को वो हसरत से तकता रहा। फिर दिल जले अंदाज में इसके हसीन चेहरे पर कंबल डाल दिया। आज लेट कर आऊंगा, वेट मत करना, दूध पीकर सो जाना। टाइम पास करने के लिए इसने नावल पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। अभी वो अपने नावल की दुनिया में ही मगन थी कि मुहीब का मैसेज स्क्रीन के ऊपर शो हुआ, जिसे देख हैरत के मारे इसकी आंखें बड़ी बड़ी होने को थी। क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ या वाकई मुहीब अजलाल मलक ने अभी मुझे मैसेज किया है? इस जलाद को कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी? वो अपनी आंखें बेयकीनी से मसल कर दोबारा सेल की स्क्रीन को देखने लगी। घर लेट क्यों आओगे? वो एक औरत थी, ऊपर से बीवी भी, चाहकर भी खुद को रोक न सकी। तजस्सुस के मारे सवाल किया। इसके सवाल पर मुहीब के होंठ गोल हुए। इसके चेहरे पर एक दो सानियों के लिए हैरत भी झलकी। ये जंगली शेरनी कब से मेरी लाइफ में इंटरेस्ट लेने लगी? वो आहिस्तगी से खुद कलामी करने लगा था, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ मैं क्लब जा रहा हूँ। इसने कार का गेट खोलते हुए रिप्लाई किया। किसको मैसेज कर रहा है? ड्राइविंग सीट पर बैठा नौजवान इसे देख तजस्सुस से इस्तफसार करने लगा। अपनी वाइफ को वो बड़े नॉर्मल अंदाज में जवाब देकर वापस अपने सेल की स्क्रीन देखने लगा। क्लब? और वो क्यों? पार्टी के लिए। तुम्हारे फ्रेंड्स में सिर्फ मेल्स हैं या फीमेल्स भी हैं? न जाने दिल को क्या समाई थी जो ये सवाल किया। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है तो फीमेल फ्रेंड्स होना तो आम सी बात है। मैसेज सेंड करने के बाद महसूस हुआ कि शायद गलत सवाल कर बैठी है। क्यों फीमेल फ्रेंड्स? मुझे नहीं है अलाउ। इसने सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल करके नजमा को उलझन में डाला। नजमा इमेजिन कर रही थी इसके चेहरे पर कितनी अकड़ होगी जब वो ये सवाल कर रहा होगा। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। जब एक आदमी अपनी बीवी का किसी मेल फ्रेंड से मिलना जुलना पसंद नहीं करता तो वो औरत से क्यों उम्मीद रखता है कि वो इसके फीमेल फ्रेंड से मिलने जुलने पर कोई इतराज ना करे? मामला बराबरी का होना चाहिए। जो अपने लिए पसंद है वही अपने पार्टनर के लिए भी पसंद होना चाहिए, और जो अपनी तबीयत
और नफ्स पर गिरा गुजरता है तो सोचना चाहिए कि यकीनन वो मुकाबिल की तबीयत पर भी गिरा गुजरेगा, भारी होगा। नजमा को मुहीब का किया सवाल सख्त नागवार गुजरा। क्या वो मुहीब नहीं था जिसने एक शहरियार से इत्तफाकी मुलाकात पर इतना बड़ा सीन क्रिएट किया, ख्वामखा का गुस्सा जाहिर किया, अपनी नाराजगी का निशाना बनाया। वो अभी रिप्लाई में मैसेज टैप कर रही थी कि इसका फिर मैसेज आया, मैं अभी फ्रेंड्स के साथ हूँ, बाद में बात करता हूँ। ये मैसेज पढ़ने के बाद इसने गुस्से से अपना सेल बेड पर पटक दिया। फिर अगले ही लम्हे याद आया कि वो तो रोमांटिक नावल पढ़ रही थी, जिस पर तेजी से अपना सीधा हाथ सर पर मारते हुए दूसरे हाथ से सेल उठाकर दोबारा नावल पढ़ना स्टार्ट किया। अभी 2 मिनट भी ना गुजरे थे कि एफबी का नोटिफिकेशन स्क्रीन पर शो हुआ। नोटिफिकेशन को जैसे ही क्लिक किया तो आंखें हैरत से फैली। वाकई इसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि मुहीब अजलाल मलिक ने इसे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट सेंड की है। वो 2-3 सानियों के लिए यही सोचती रही कि कबूल करे या नहीं, क्योंकि इसकी आईडी बहुत पुरानी थी, इसलिए इसमें ज्यादातर तस्वीरें ज़ारून, इसकी फैमिली, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स और जहां वो पार्ट टाइम जॉब किया करती थी वहां की थी। फेसबुक पर सिर्फ आईडी नहीं होती हमारी, कभी कभार हमारी सुनहरी यादों का गुलदस्ता भी सजा होता है, जिसे हम हर किसी से तो शेयर नहीं करना चाहते। सारा मसला यही तो था। मुहीब अजलाल मलिक आज भी इसके लिए इतना काबिल एतबार शख्स नहीं था कि वो इसे अपने दोस्तों की फहरिस्त में शामिल कर लेती और अपनी सुनहरी यादों को इसके साथ शेयर करती। मगर वो ये भी जानती थी कि ये दोस्ती का बड़ा हुआ हाथ कबूल कर लेने से रिश्ते में बेहतरी आ सकती है। क्या करूं? इसकी उंगली के डिलीट और एक्सेप्ट बटन के दरमियान थी। मेरी नन्ही प्यारी जान, मम्मा सिर्फ ये तुम्हारे लिए कर रही हैं, वरना तुम्हारे बाबा इस काबिल तो नहीं कि मैं इन्हें अपनी फ्रेंडशिप लिस्ट में शामिल करूं। इसने अपने दिल में कहा और नरमी से ये सोचते हुए इसकी रिक्वेस्ट कबूल कर ली। कबूल करते ही इसे मुहीब की 5 मिनट पहले पोस्ट की हुई तस्वीरें नजर आई, जिसमें वो एक गाड़ी में था, इसके साथ 3 लड़के जो देखने से ही अमीर और कबीर घर के मालूम हो रहे थे, मुस्कुराते हुए नजर आए। नजमा बड़े इश्तियाक से इसकी आईडी देखने लगी थी। इसकी हर पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स बड़े पड़े थे, जो ज्यादातर लड़कियों की जानिब से किए गए थे। वो हुबरू नौजवान लड़कियों में कितना मशहूर है, इस बात का अंदाजा नजमा को इसकी आईडी से हो रहा था। नजमा को इसकी पूरी आईडी पर सिवाय पलवशा के और कोई लड़की नजर न आई। मुहीब की आईडी पर वही तस्वीर नजर आई जो पलवशा ने कुछ वक्त पहले पोस्ट की थी, जब वो मुहीब के साथ सैर व तफरीह करने गई थी। मुहीब ने अपनी पोस्ट के जरिए जवाब दे दिया था नजमा को कि इसकी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है। आप बहुत खूबसूरत हैं, जबकि आपकी मंगेतर बस ठीक ठाक ही दिखती है। ये कमेंट पढ़ते ही नजमा के सीने में जैसे आग लग गई थी। लड़कियां तो जैसे मरी जा रही थी मुहीब अजलाल मलिक की खूबसूरती और डैशिंग पर्सनैलिटी पर। इससे रहा न गया और फौरन एहतजाजन रिप्लाई में लिख दिया, मैम आपकी आंखों को टेस्ट की सख्त जरूरत है। इसने यही इक्तफा न किया। जो लड़कियां मुहीब की ज्यादा तारीफें करती नजर आई, इन सब के रिप्लाई में मिर्चें लगाकर आई थी वो, इस बात से बेपरवाह कि उसके सारे कमेंट्स मुहीब अजलाल मलिक भी पढ़ रहा है। क्लब में बैठकर इसने हाउ चाइल्डिश सर नफी में झटकते हुए कहा। मुहीब ने हाउ चाइल्डिश कहकर सर नफी में झटका, फिर जूस का गिलास मुंह से लगा लिया। इसके इर्द गिर्द कितनी ही तितलियां मंडला रही थी। एक तरफ तो इसका स्टेटस, दूसरी जानिब सोने पर सुहागा करती इसकी हैंडसम और डैशिंग पर्सनैलिटी। कौन सी लड़की थी वहां जो उसकी नजरों में नहीं आना चाहती थी, मगर वो सबसे लापरवाह सेल पर नजरें जमाए अपनी बीवी के कारनामे देखने में मगन था। इस सेल के बाहर भी एक हसीन और जमील दुनिया है जो तुम्हारी एक नजर की मुंतजिर है। मुहीब अजलाल समेत उसके दोस्तों का ग्रुप 4 अफराद पर मुश्तमिल था। इनका ये ग्रुप स्कूल के जमाने से था। अब तीनों ही
अपनी अपनी फैमिली बिजनेस को संभाल रहे थे और अपनी बैचलर जिंदगी को रंगीन मजाजियत के साथ भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे थे। मुहीब इस ग्रुप का पहला मेंबर था जिसने शादी का सेहरा अपने सर पर सजाया था। माना दुनिया की नजर में वो अभी भी बैचलर था, मगर उसके दोस्त हकीकत से ना आशना नहीं थे। ये खोखली हसीन दुनिया तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे नहीं बाती ये, मुझे तो सिर्फ अपनी तन्हाई का साथी चाहिए, कोई ऐसा खास जो मेरे सुकून की तलाश को खत्म कर दे, जिसे मैं अपनी पूरी दुनिया कह सकूं। मुझे यकीन है जब वो मेरे दिल को बात जाएगी तो आज खुद ही ये दुनिया हसीन लगने लगेगी। इसने अपना सेल कोट की जेब में डालते हुए बड़ी संजीदगी से कहा, कुछ दिनों पहले तक तो तुम बहुत पुरस्कून नजर आने लगे थे, फिर ये तलाश अचानक से दोबारा क्यों सर उठा रही है? ज़ीशान नहायत तजस्सुस से इसे इस्तफसार करने लगा, क्योंकि खूब से खूबतर की तलाश सबको ही होती है। मुझे भी इस लालच ने अपने हिसार में जकड़ लिया। मुझे लगता है तेरी ये तलाश पलवशा की खत्म करेगी अब, वो अंदाजन कहकर मुस्कुराने लगा था। वैसे तुझे नहीं लगता कि ये ज्यादती है नजमा भाभी के साथ? वो अचानक ही कुछ सोचते हुए बड़े गंभीर लहजे में पूछने लगा। इस वजीहा मर्द ने एक आईब्रो उचकाकर सवालिया नजरों से ज़ीशान की जानिब देखा। तो दूसरी शादी इन्हीं के सामने कर रहा है। कम अज कम जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती इन्हें किसी और जगह शिफ्ट कर दे, वो दोस्ताना तजवीज पेश कर रहा था। आखिर को औरत है यार, थोड़ा ख्याल कर ले इनकी फीलिंग्स का। औरत तो मिला नहीं है मेरी जिंगली शेरनी से। अब तक वो बहुत खतरनाक है, अपने हक पर किसी को डाका नहीं डालने देगी, बशर्त अपना हक समझे। वो अहमियत नहीं देती इस रिश्ते को जो हमारे दरमियान है, सो उसकी फिक्र न कर। मुहीब अजलाल मलक नहायत लापरवाही से जवाबदा हुआ।